सोशल मीडिया ट्रोलिंग अब सोशल मीडिया ट्रोलिंग नहीं रह गई। सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है तज़लील और तहकीर की बदतरीन मिसालें कायम की जाती हैं और इस तज़लील को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके ऊपर दुनिया भर में मुकदमात बनते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी मुकदमात बने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक मशहूर ज़माना ट्रोल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट फ़लक जावेद को गिरफ़्तार किया गया। 2 मुकदमात में फ़लक जावेद मतलूब थीं। रियासती इदारों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे का एक मुकदमा है और फिर अज़मा बुखारी जो पंजाब की मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन है, उनके ख़िलाफ़ एक फ़ेक वीडियो की तशहीर की गई जिससे बहुत सा उस वक्त गलीज़ मवाद जिसके नतीजे में सामने आया और बाद में पता चला कि वो वीडियो फ़ेक थी। इस मुकदमे में उनकी गिरफ़्तारी हुई है। इस्लामाबाद के अंदर से पहले बताया गया कि उनकी गिरफ़्तारी हुई थी, लेकिन आज लाहौर में उनको पेश किया गया। इचरा के इलाके से उनको हिरासत में लिया गया। इसके ऊपर हम अज़मा बुखारी से बात करके आपको बताएंगे कि उनका इस मामले के ऊपर मुकदमा क्या है, क्योंकि जो FIR मैंने देखी है उसके अंदर तो दर्जनों लोग हैं जिन्होंने उस गलीज़ कैंपेन में हिस्सा लिया, और लेकिन जो लीड किरदार है वो फ़लक जावेद का है। इसके अलावा नाज़रीन हम ये भी देखेंगे कि सियासी माहौल किस किस्म का है। दोबारा से जलसों का जिक्र हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब कह दिया है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इमरान खान को रिहा करवाने के लिए जलसे करेगी। धमकियों का सिलसिला भी जारी है। जुनैद अकबर उनकी पार्टी को लीड करते हैं, उधर से आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई हुई जो अलायंस है उसके हेड ने महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि हम ना डंडा उठाएंगे ना कुछ और करेंगे। इसके ऊपर भी बात करेंगे। सेनेटर राना हमारे साथ मौजूद होंगे। राना सनाउल्लाह खान मुस्लिम लीग नवाज़ के मरकज़ी लीडर हैं, जिस तरह कि आपको पता है। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी अवामी अमूर भी हैं। सेनेटर अब्बास बप्पी साहब हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और इनसे हम पूछेंगे कि ये जो पिटा हुआ रास्ता है, ये जो चला हुआ रास्ता है एहतजाज का और धमकियों का, इसके ऊपर PTI वापस क्यों जा रही है। आज़ाद कश्मीर के अंदर भी एहतजाज की खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक अहम मिनिस्टर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी एक वफद से बातचीत करने के लिए वहाँ पे पहुँचे हुए, तो उनसे हम पूछेंगे कि बड़ा अहम और हसास खित्ता है। हिंदुस्तान के वज़ीर दिफा की धमकियाँ आपके सामने हैं। इस वक्त जो एहतजाज हो रहा है, क्या इसके साथ टाइम है या नहीं है, वहाँ पर मुतालबात क्या हैं। अब से कुछ देर पहले मैंने अज़मा बुखारी से बात की और उनसे मैंने ये पूछा कि जो मुकदमा बनाया उन्होंने, उस मुकदमे की बुनियाद क्या बनी, और ये भी मैंने उनसे पूछा कि उस कैंपेन ने उनको ज़ाती तौर पर कितना नुकसान पहुंचाया, तो उन्होंने ये जवाब दिया। बहुत शुक्रिया तलत साहब। देखिए, ये वो नुकसान है जो शायद मैं लफ्ज़ों में तो नहीं बता पाऊँ, लेकिन ये जिस मकसद के लिए किया गया था कि शायद मुझे मेरी ज़बान बंदी कर ली जाए, शायद मुझे डरा दिया जाए, वो नहीं हो सका। और इसमें मैं कहूंगी कि इसमें मेरी फैमिली का जितना सपोर्ट मुझे मिला, अगर जो मेरे कमजोर लम्हात थे, जब मुझे ये पता चला, मेरे पे एक शौक था कि ये क्या हुआ है, लेकिन उस वक्त मेरी बेटी का मुझे इनकरेज करना और कहना कि मामा आपको अपने लिए जो है वो अपना हक मांगना पड़ेगा, आपको अपने लिए इंसाफ लेना चाहिए। सो मैं जो है वो कोर्ट गई और कुछ घंटे बहुत तकलीफ देते थे, लेकिन उसके बाद जब मुझे लगा कि मेरी फैमिली, मेरी बेटी, ये सब मेरी स्ट्रेंथ है, मेरे साथ हैं, तो फिर मैंने उसको फाइट आउट। और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने ये एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की कि अपने खिलाफ होने वाले जुल्म पे खामोशी जो है वो इख्तियार नहीं करनी चाहिए, और जिसके साथ गलत हो रहा है उसको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, जिसने गलत किया है वो उसको शर्मिंदा होना चाहिए। मैंने अज़मा बुखारी से ये भी पूछा कि चूँकि लाहौर से गिरफ़्तार हुई हैं, लेकिन पहले ख़बर ये थी कि यहाँ से पकड़ी गई हैं, तो क्या इसके अंदर ज़ाती अनाद भी है? क्या उनका अब कोई ज़ाती मसला इनके साथ बना हुआ, उस ज़ाती कैंपेन के अलावा जिसका तज़किरा किया, तो उस पर उनका रद्द-ए-अमल ये था? देखो, मेरा कोई उसके साथ कोई पर्सनल स्कोर सेटल करने का कोई प्रोग्राम नहीं है, और ना मैं इसके लिए कोर्ट गई थी। मैं सिर्फ इसलिए गई थी कि सेंसिटाइज किया जाए सोसाइटी को भी, और इन जैसे लोगों को भी जो प्रोपेगेंडा सेल के जरिए लोगों की पगड़ियां उछालना, लोगों के जो है वो उनको हरास करना और उनको जो है वो डराने धमकाने की कोशिश करना, जो है ना, ये इसको खत्म होना चाहिए। और सियासी मुखालिफिन जो है उनको उनके लिए बिलो द बेल्ट जाकर ये हरकतें करना, ये खत्म होना चाहिए। और लेकिन बड़ी अजीबो गरीब, हैरत अंगेज जो FIA ने जब उस वक्त इन्वेस्टिगेशंस की, जब ये भागी हुई थी, तो मुझे तो पहली दफा अपने केस में पता चला कि इन मौसूफा का नाम क्या है।
लेकिन वो जितनी गंदी और घटिया जबान इस्तेमाल करती हैं, मेरा केस तो छोड़ो, मतलब जो वो ट्वीट्स करके आज भी उसकी टाइमलाइन पे पड़ी हुई है, आप देखिए, मतलब किसी को नहीं छोड़ा उसने। चीफ मिनिस्टर के बारे में तो जो जुबान इस्तेमाल करती है वो बोली नहीं जा सकती, एक खातून होते हुए मैं नहीं बोल सकती, वो जो खातून कहती है, तो बाकी वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये एक सेल इनके मियाँ के इनके नाम पे सैकड़ों जो है वो मोबाइल सिम्स थी, जिन मोबाइल सिम्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, उससे अकाउंट्स बनते थे और अकाउंट्स बन के जो है ये चीजों को डिसेमिनेट किया करते थे। सो ये तमाम चीजें एफआईआर के रिकॉर्ड में मौजूद है, और जो है इस यकीनन इनसे जवाब जरूर जो है वो लिया जाना चाहिए, लेकिन किसी के साथ सियासी इंतकाम लेना या किसी के साथ को पर्सनल स्कोर सेटल करना मेरा बिल्कुल मतमे नजर नहीं। मैंने ये भी पूछा कि ये जो खबरें हैं कि इस्लामाबाद से पहले गिरफ्तारी हुई लेकिन इचरा से गिरफ्तारी एफआईआर के अंदर दिखाई गई और वहाँ पर मुकदमा हुआ, ये तनाज़ा क्या है? क्योंकि अज़मा बुखारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उनको पता होगा कि ये सारा प्रोसीजर होता कैसे है। अगर गिरफ्तारी यहाँ से हुई तो फिर वहाँ पर कैसे पेश किया गया? जी, मुझे इसके बारे में डिटेल्स मौजूद मालूम तो नहीं है, लेकिन ये तो जरूर हो जाता है कि अगर कोई मुल्जिम एक जगह से पकड़ा जाए तो उसको जिन केसेस के अंदर वो जो है मतलूब होता है उसकी कंसर्न पुलिस के हवाले कर दिया जाता है उसको। सो आई थिंक इस केस में भी यही हुआ है कि उसके ऊपर जो कि केसेस जो है वो 9 मई का हो, या जो मेरे वाला केस है, या और भी उनके ऊपर हर एक मतलब अफसोस की बात यह है कि हर एक जो रियासत के खिलाफ जो भी साजिश प्लान हुई है, कहीं पर कोई बिलो द बेल्ट कोई गंदी घटिया हरकतें और बातें जो है वो उसमें मौसूफा का नाम आता था, तो मेरा ख्याल है कि वो शायद इस्लामाबाद से उसको अरेस्ट करके लाहौर के हवाले कर दिया गया, बिकॉज केसेस उनके खिलाफ यहाँ रजिस्टर्ड है। तो कानूनी तरीकाकार तो ये होता है। अब इसके मजीद डिटेल्स का मुझे मालूम नहीं है ना, मेरे पास आज सारा दिन इतना टाइम था कि मैं इसके ऊपर इतना टाइम सर्व करती। ये जो गालम गलोच की सियासत है और लड़ाई की सियासत है, ये भी ख़त्म नहीं हुई। जब हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपके पास आएंगे तो सेनेटर राना सनाउल्लाह खान हमारे साथ मौजूद होंगे और सेनेटर ओन अब्बास बप्पी बिलतरतीब वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी अवामी अमूर और तहरीक इंसाफ को रिप्रजेंट करते हुए, क्योंकि पीटीआई ने फिर से जलसे की बात की है, फिर से धमकियों का सिलसिला जारी है कि हम अगर हत्थे से उखड़ गए तो मामलात बहुत ख़राब होंगे। सेनेटर राना सनाउल्लाह और सेनेटर ओन अब्बास हमें ज्वाइन कर लिया है। हम दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। सेनेटर ओन साहब, अगर मैं आपसे बात का आगाज़ करूं, एक मैं जुनेद अकबर साहब की साउंड सिर्फ सुनवाना चाहता हूं आपको, और मैं चाहूँगा कि फिर आप हमें बताएं कि आप अगले मरहले में किस तरफ एहतजाज को ले जाना चाहते हैं। प्ले कीजिएगा जी। अल्लाह न करे अगर किसी दिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जो है अपनी क़यादत के बगैर निकल आए, तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि जो 9 मई का ड्रामा जो आप लोग ने रचाई है कि हम मजम्मत करते हैं, कभी एक है कि इस दफा आपको मजम्मत के काबिल नहीं छोड़ेंगे। तो सेनेटर साहब, इस मरतबा मजम्मत के काबिल नहीं छोड़ेंगे। अब ये जो एहतजाज है इसकी शक्ल क्या होगी? तलब एक चीज़ याद रखिएगा, आप जब भी किसी इंसानी किसी भी माशरे में, पाकिस्तान की बात छोड़ो, दुनिया के किसी भी माशरे में जब आप लोगों को स्ट्रैंगुलेट करेंगे ना, उनको फंसाने की कोशिश करेंगे, उनका सांस रोकेंगे, अल्टीमेटली उसका रिएक्शन आना है। आज मैं देख रहा था कि जब आपके किसी दोस्त ने मुझे भेजा कि जी वो खान साहब ने कहा है कि ट्वीट में बांग्लादेश और नेपाल की मसला थी। अगर आप उन इकॉनमीज़ की बात करें तो एक एक इवेंट अगर आप उठाना शुरू करें, छोटा सा इवेंट होता था। नेपाल में क्या हुआ था, अचानक उन्होंने सोशल मीडिया को बंद कर दिया कि टिकटॉक के अलावा तमाम सोशल मीडिया बंद कर दें। अचानक लोग खड़े हो गए। इंडोनेशिया में क्या हुआ हमारे पाकिस्तान में आपने याद है कि सेनेटर सबान की तनख्वाह भी बढ़ाई गई थी, हमारी बढ़ी थी, एमएनए सबान की बढ़ी थी, एमपीए की बढ़ी। इंडोनेशिया में अचानक क्या हुआ कि उन्होंने हाउस अलाउंस बढ़ा दिया, 5 से 7 लाख रुपए का हाउस अलाउंस। लोग खड़े हो गए। बांग्लादेश में क्या हुआ था, एक कोटा बना दिया कि जी स्टूडेंट्स को जो कोटा नौकरी का मिलेगा वो सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को इतना मिलेगा और बाकी आम स्टूडेंट ओपन कोटा 50% होगा। लोग खड़े हो गए। सो जिस माशरे में हुकूमतें लोगों को दबाना शुरू कर दे, वहां पे एक रिएक्शन आता है। अब उस रिएक्शन को कंट्रोल कैसे करता है? अल्हम्दुलिल्लाह आपके मुल्क में कम से कम आप ये तो कह सकते हैं कि एक ऐसी पॉपुलर जमात और एक पॉपुलर लीडर
लीडर है कि लोगों के पॉपुलर सेंटिमेंट को वो कंट्रोल कर सकता है, वो उसको कहीं मनूवर भी कर सकता है अगर वो अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज की तरफ जाना शुरू करे जो रियासत के खिलाफ हो। तो आप व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड कि जो लोग इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं, अगर वो इस चीज को अंडरस्टैंड ही नहीं करना चाह रहे कि इमरान खान साहब उसके ऊपर ढक्कन रख के बैठा है, उस चीज को कंट्रोल कर रहा है कि कहीं ये मुआशरा उस हद तक ना चला जाए जो कि आपके रीजन में बाकी मुल्कों में हो रहा है, अल्लाह ना करे वो कैफियत आ जाए, उससे पहले अगर ही इज देयर टू वो बार बार हिंट कर रहा है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो मेरे ख्याल में दिस इज हाई टाइम कि इन लोगों को, इन डिसीजन मेकर्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आपके जो फैसले हैं लोगों को किसी तौर के ऊपर अल्लाह ने उस रास्ते पे लेके चले जाए जहां पे कंफ्यूशियस और जहां पे केओस क्रिएट है सोसाइटी में, एनार्की की सिचुएशन से बचने के लिए। आई एम श्योर जुनैद अकबर साहब का पॉइंट है उस तरफ जा रहा था।